आज बात आपके पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड से जुड़ी होगी। मान लीजिए अगर आपकी कंपनी अचानक आपको 3 विकल्प दे, 12% पीएफ, 9% पीएफ और सिर्फ 1800 रुपये पीएफ, तो आप क्या चुनेंगे? ज़्यादातर लोग बिना ज़्यादा सोचे वही विकल्प चुनेंगे जिसमें हर महीने हाथ में ज़्यादा सैलरी आ रही हो, है ना? लेकिन क्या वाकई वही फैसला आपके लिए सही होगा? क्योंकि आज जो विकल्प आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ा सकता है, वही रिटायरमेंट के समय आपके लाखों रुपए कम भी कर सकता है। आज हजारों कर्मचारी इसी सवाल में उलझे हुए हैं कि आखिर कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, 12% वाला, 9% वाला या फिर सिर्फ 1800 रुपये वाला। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां सिर्फ मैं आपको नियम नहीं बताऊंगा बल्कि आपके भविष्य की कमाई की बात करने वाला हूं, कैसे आप उसे सेव कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मामला पूरा है क्या। देखिए, ईपीएफ से जुड़े नए विकल्पों को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं आजकल। कई कर्मचारियों को यह विकल्प मिल सकता है उनकी कंपनियों द्वारा कि वे अपनी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है किस तरीके से रखना चाहते हैं, ये उनको ऑप्शन के तौर पे कंपनी की तरफ से दिए जा सकते हैं। यानी अगर आपकी कंपनी ये सुविधा आपको देती है तो आपके सामने 3 तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसा मैं शुरू में बता रहा था। पहला, आपकी बेसिक सैलरी का 12% पीएफ में जमा करने का। दूसरा, बेसिक सैलरी का 9% जमा करने का आपके पीएफ के तौर पर। और तीसरा, हर महीने सिर्फ 1800 रुपये का कंट्रीब्यूशन इसमें करना होगा आपके पीएफ के तौर पर। पहली नजर में तीसरा विकल्प ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता भी है, क्योंकि इससे आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन क्या सिर्फ हाथ में ज्यादा पैसा जो आ रहा है वो एक सही फैसला है? आज के समय से करंट सिनेरियो में अगर आप देखें, आपके हाथ में एक एक्स्ट्रा सैलरी आ रही है तो वो आपको फैसला अच्छा लग सकता है, लेकिन इसे कसारन से मैं उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर शायद आप थोड़ा क्लियरली समझें कि ये आपके लिए कितना सही है और कितना नहीं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। अगर आप 12% वाला विकल्प चुनते हैं तो हर महीने करीब 6,000 रुपये आपके पीएफ खाते में जाएंगे। अगर आप 9% वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो लगभग 4,500 रुपये आपके पीएफ खाते में जमा हो जाएंगे। और अगर सिर्फ 1800 रुपये वाला आप विकल्प चुनते हैं तो आपके हाथ में हर महीने करीब 4,200 रुपये ज्यादा आ सकते हैं। राइट? मतलब अगर 1800 वाला आपने चूज कर लिया तो इससे आपको हाथ में 4,200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये सुनने में अच्छा लग रहा है। यहीं पर ज्यादातर लोग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब उनकी सैलरी बढ़ गई है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आज आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है। असली सवाल ये है कि रिटायरमेंट के समय आपके पास कितना पैसा होगा, क्योंकि उस समय एक्चुअल में आपको उस पैसे की ज़रूरत होगी। तब नौकरी नहीं होगी, इस रिटायरमेंट के पैसे से आपका भविष्य चलेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होगा। यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। अब ये देखिए, अगर बेसिक सैलरी 50,000 रुपये प्रति माह है और मान लेते हैं कि बेसिक सैलरी पूरे समय समान रहती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट मान लीजिए, और ईपीएफ पर औसतन 8.25% सालाना ब्याज मिलता है। अब एक अनुमान के आधार पर अंतर देखिए कितना डिफरेंस आता है। अगर 30 साल तक यही स्थिति रहे तो 12% से 9% चुनने पर हर महीने 1500 रुपये कम पीएफ में जाएंगे। 30 साल में केवल जमा राशि का जो अंतर है वो 5.4 लाख यानी तकरीबन 5.5 लाख के करीब होगा, लेकिन ब्याज यानी कंपाउंडिंग जोड़ने पर कुल अंतर लगभग 22 से 25 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। यानी इतना आप नुकसान कर देंगे अगर आप चुनते हैं 12 की जगह 9 वाला। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, 12% की जगह आकर आप ज़्यादा पैसे बचाना चाह रहे हैं इन हैंड के तौर पे और 1800 रुपये वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। तो 1800 रुपये चुनने पर हर महीने 4,200 रुपये कम पीएफ में जाएंगे। 30 साल में केवल जमा राशि का अंतर 15,12,000 के करीब बैठेगा। ये भी वैसे बड़ा अंतर है, बट कंपाउंडिंग के साथ यही अंतर लगभग 60 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक हो सकता है। देखा आपने कितना नुकसान कर देंगे आप, बस यही बात और यही चीज़
लोग नहीं समझ पाते और यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अक्सर सिर्फ आज की ज़रूरत देखते हैं और भविष्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। पीएफ कोई टैक्स तो है नहीं जैसे सरकार ले रही है, ये आपका ही पैसा है जो आपके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जितना ज़्यादा पीएफ में जाएगा उतना ही बड़ा रिटायरमेंट का कॉर्पस बनता चला जाएगा। इसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ध्यान रखना। अगर आज आप पीएफ कम कर देते हैं तो आपकी वर्तमान सैलरी ज़रूर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन भविष्य की बचत आपकी बहुत कम हो जाएगी और यही फ़र्क 20 से 25 साल बाद लाखों रुपए का अंतर आपके सामने पैदा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर व्यक्ति को आंख बंद करके 12% वाला विकल्प ही चुन लेना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस में एक ही नियम सब पर लागू होता है। अगर आपकी उम्र कम है, आपके ऊपर कोई बड़ा लोन नहीं है, इमरजेंसी फंड आपका तैयार है और आपका जो लक्ष्य है वो लंबी अवधि में बड़ी रिटायरमेंट सेविंग बनाने का है, तो 12% वाला विकल्प बेहतर हो सकता है। इससे कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा जो मैं अभी शुरू में बोल रहा था, और रिटायरमेंट के समय एक बड़ा कॉर्पस आपके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने अभी अभी नौकरी शुरू की है, होम लोन और एजुकेशन लोन का बोझ है आप पर, हर महीने कैश फ्लो की ज़रूरत रहती है आपको, या परिवार की जिम्मेदारियां आप पर ज़्यादा हैं, तो 9% या 1800 रुपये वाला विकल्प भी कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पीएफ में कम जमा होने से जो अतिरिक्त पैसा आपके हाथ में कैश के तौर पर आएगा, उसे खर्च करने की बजाय कोशिश करिए एसआईपी, एनपीएस या किसी दूसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना शुरू कर दीजिए। अगर वो पैसा सिर्फ शॉपिंग, लाइफस्टाइल या गैर ज़रूरी खर्चों में चला गया ना, तो आपने सिर्फ अपनी रिटायरमेंट सेविंग को कमज़ोर कर दिया है। और सिर्फ कमज़ोर नहीं किया है, आपने एक्चुअल में अपनी ज़रूरत के पैसे को बर्बाद कर दिया है। यही वजह है कि किसी भी विकल्प को चुनने से पहले सिर्फ इन हैंड सैलरी नहीं बल्कि अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान देखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य जल्दी पैसा खर्च करना नहीं है बल्कि भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का है, तो फैसला थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि पीएफ का सही विकल्प वही है जो आपकी मौजूदा ज़रूरतों और आपके रिटायरमेंट दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने का काम करे। क्योंकि आखिरकार आज की थोड़ी सी अतिरिक्त एक्स्ट्रा सैलरी आपको कुछ समय की खुशी ज़रूर दे सकती है, लेकिन एक मजबूत रिटायरमेंट कॉर्पस पूरी ज़िंदगी की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देता है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।